हेलो। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे जो हमारा केमिस्ट्री का बायोमोलिक्यूल्स का चैप्टर है। इसके अंदर हमारी यूनिट है एक प्रोटीन्स। इससे पहले मैंने आप लोगों को कार्बोहाइड्रेट्स पढ़ा रखे हैं, आप लोग उसको भी देख सकते हो, और एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो अगर आप 11th के स्टूडेंट हो, 12th के हो या बीएससी के स्टूडेंट हो तो सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। इस पे हम लोग बेसिक आइडिया देखेंगे प्रोटीन्स होता क्या है आखिर। तो बायोलॉजी वाले स्टूडेंट हो तो आप लोग के लिए आसान रहेगा, अगर मैथ्स वाले तो थोड़ा कठिन रहेगा, 10-20%। ज्यादा कुछ हार्ड है नहीं इस पे। तो देखेंगे प्रोटीन से क्या होता है। प्रोटीन्स बहुत जरूरी हमारे बायोमोलिक्यूल्स होते हैं जो हम बाहर से भी लेते हैं और हमारी बॉडी के अंदर भी सिंथेसाइज्ड होते हैं। तो प्रोटीन से बेसिकली ब्रॉडली अगर इसको क्लासिफाई करें तो दो टाइप के होते हैं। एक तो जो हम बाहर से लेंगे और एक जो हमारी बॉडी में बनेंगे। तो दो टाइप से ऐसे क्लासिफाई करा प्रोटीन्स को। अब प्रोटीन से बेसिकली क्या होते हैं, एसेंशियल होते हैं हमारी बॉडी के लिए, बॉडी की ग्रोथ के लिए, हेयर्स के लिए, स्किन के लिए, और जितनी भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स है सभी के लिए, प्लांट्स हो एनिमल्स हो सभी के लिए। तो प्रोटीन से बेसिकली इसका जो वर्ड है इसका मतलब होता है बेसिकली प्रोटियोज। और प्रोटियोज का मतलब जो ग्रीक वर्ड है उसका मतलब होता है कि बहुत ज्यादा इंपोर्टेंस वाला कोई हमारे पास सब्सटेंस होगा। इसका मतलब हम समझ सकते हैं कि नाम ही जिसका बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है तो उसके काम कितने ज्यादा इंपोर्टेंट होंगे। अब बेसिकली प्रोटीन से क्या होता है, पॉलीमर्स होते हैं अल्फा एमिनो एसिड्स के। अब अल्फा एमिनो एसिड्स हम लोगों ने अल्फा ग्लूक वो इससे पहले हम लोगों ने कार्बोहाइड्रेट्स में पढ़ा था, अल्फा डी ग्लूकोज, बीटा डी ग्लूकोज। तो वो चीजों की जैसे ही है, बस अल्फा एमिनो एसिड होगा। अब एमिनो एसिड पढ़ना पड़ेगा तब जाके हम लोग को प्रोटीन से पता चलेगा। तो पॉलीमर है, इसका मतलब कहीं ना कहीं इसमें क्या होगा, एक से ज्यादा एमिनो एसिड प्रेजेंट होगा। वो भी कौन सा एमिनो एसिड, अल्फा एमिनो एसिड। और बीटा और गामा एमिनो एसिड्स भी होते हैं, लेकिन ज्यादातर जो देखे गए हैं प्रोटीन्स के अंदर जो पॉलीमर्स होते हैं वो अल्फा एमिनो एसिड्स के होते हैं। पॉलीमर मतलब एक से ज्यादा यूनिट। अगर ऐसे समझ सकते हो इसको कि एक क्लास में अगर एक बच्चा है तो हम लोगों ने बोल दिया कि हाँ यहाँ तो एक बच्चा है, लेकिन उसी क्लास में अगर 10 बच्चे हैं तो हमने बोल दिया कि हाँ 10 बच्चे हैं। पॉली बहुत ज्यादा यूनिट है वहां पर को। माना कि एक क्लास में 100 बच्चे हैं तो हमने कहते हैं कि बहुत ज्यादा स्टूडेंट्स हैं वहां पर को। तो ये बहुत ज्यादा यूनिट्स होंगे यहाँ अल्फा एमिनो एसिड्स के। लेकिन ज्यादातर क्या होते हैं, जो प्रोटीन्स होते हैं हमारे उसके अंदर अल्फा एमिनो एसिड्स देखे जाते हैं। अब एमिनो एसिड्स क्या होते हैं इसको हम लोग देखेंगे। इसको अल्फा एमिनो एसिड क्यों कहा, तो देखना बेसिकली ये हमारे पास कौन सा कार्बन है जो ग्रुप के बगल में प्रेजेंट होता है उसको क्या बोलते हैं, अल्फा कार्बन। आर मतलब यहाँ पर कोई भी चेन हो सकता है, कोई भी ग्रुप हो सकता है या हाइड्रोजन हो सकता है, तो ये आर से इसका मतलब है। अब इसको अल्फा एमिनो एसिड इसलिए कहा क्योंकि अल्फा कार्बन पे हमारा एमिनो एसिड ग्रुप प्रेजेंट है। तो एमिनो एसिड होने के लिए क्या होना चाहिए, सबसे पहले यहाँ पर को NH2 ग्रुप होना चाहिए हमारे पास, एमीन ग्रुप, और कार्बोक्सिलिक एसिड वाला COOH ग्रुप होना चाहिए, फंक्शनल ग्रुप। और NH2 ग्रुप अगर लगा हुआ होगा उसी कार्बन पे, और उसी कार्बन पे हमारा COOH, और यहाँ पर को हाइड्रोजन हो सकता है, हाइड्रोकार्बन की चेन हो सकती है, एमीन ये NH2 मॉलिक्यूल हो सकता है, यहाँ पर को COOH ग्रुप हो सकता है। तो कुछ भी हो सकता है यहाँ पर को। तो इसको हम लोगों ने एमिनो एसिड का अल्फा क्यों कहा, ये मैंने बता दिया क्योंकि अल्फा कार्बन यहाँ पर को प्रेजेंट है। अब बेसिकली क्या होता है कि जितने भी हमारे नेचर में एमिनो एसिड्स पाए जाते हैं वो एल एमिनो एसिड्स होते हैं, मतलब कि लिवो एमिनो एसिड। जैसे हमारे पास ये अब बेसिकली सिमेट्री वाला कॉन्सेप्ट है। तो एल एमिनो एसिड आप लोगों को समझने हैं कि जैसे एल ग्लूकोज पढ़ा था ना हम लोगों ने, तो वैसे ही एल एमिनो एसिड। अब देखो यहाँ पर को अगर मैं एमिनो एसिड का स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से दिखाऊं तो कार्बन बीच में जिसको हम लोगों ने अल्फा कार्बन कहा, फिर एक COOH ग्रुप, नीचे एक NH2 ग्रुप और एक R ग्रुप, एक अबव द प्लेन एक बिलो द प्लेन होगा। ये मैंने ऐसे ही दिखा दिया है। तो आप ज्यादा डिटेल्स के लिए बाकी इसको गूगल पे कर सकते हो, और बाकी सिंपल स्ट्रक्चर तो ऐसे हो जाएगा। और R का मतलब यहाँ पर कुछ भी हो सकता है ग्रुप। ये देखो, रेसिड्यू ऑफ एमिनो एसिड, R कुछ भी ग्रुप हो सकता है, जैसे हाइड्रोजन हो सकता है, कार्बन हो सकता है। तो ये तो हमारा एमिनो एसिड हो गया जहां पर को कार्बन के साथ NH2 भी प्रेजेंट है और उसी टाइम पे को COH ग्रुप भी प्रेजेंट है, हाइड्रोजन प्रेजेंट है, और ये अल्फा कार्बन है तो अल्फा एमिनो एसिड। R ग्रुप कुछ भी हो सकता है। अब इस R ग्रुप के बेसिस पे हम लोग एमिनो एसिड को क्लासिफाई करेंगे। जैसे देखना, मैं इसके आगे भी वीडियो लाऊंगा अगर टाइम रहा तो। ये तो अभी मैं खाली बेसिक चीजें बता रहा हूँ जिससे एग्जाम में आप लोग चीजें कर पाओ। इसके बाद भी बहुत सारी चीजें बचती हैं। तो ग्लाइसिन में क्या होगा देखो, अगर R की जगह मैं हाइड्रोजन लगा दूं तो क्या बन जाएगा, ग्लाइसिन बन जाएगा। बाकी NH2 वैसा का वैसा ही है, COOH वैसा का वैसा ही है, हाइड्रोजन एक पहले से ही था, एक हाइड्रोजन लगा दे तो ग्लाइसिन। अब कुछ नहीं करना है, वही सेम का सेम छाप देना है, एमिनो एसिड का ग्रुप पूरा छाप देना है, एक कार्बन ऊपर हाइड्रोजन नीचे NH2 इधर COOH और CH3 लगा दोगे तो क्या हो जाएगा, एलिनिन। नाम याद कर लेना। अब यहाँ पर को R जो ग्रुप होगा, अगर आइसोप्रोपिल ग्रुप होगा, आइसोप्रोपिल मतलब कि यहाँ पर को CH3 के कुछ इस तरीके से 2 यूनिट प्रेजेंट है, आइसो ग्रुप बोल देंगे इसको। अब ये तो नॉमनक्लेचर वाला पार्ट है। CH3 अगर 2 बार प्रेजेंट है
फिर उसके बाद CH है, CH। अब देखो करना क्या है ना, ये जो यहाँ पर को CH3 था ना, इसमें से 2 हाइड्रोजन हटा के 2 CH3 ग्रुप लगा दोगे और CH वैसा का वैसा ही रहने देंगे। कार्बन हाइड्रोजन वैसा का वैसा ही है, COH वैसा का वैसा ही छाप देना है, इतना पूरा वैसा का वैसा ही छाप देना है, तभी तो एमिनो एसिड होगा। बाकी CH3 ग्रुप एक तरीके से मैं बोल सकता हूँ 2 बार और CH ग्रुप एक बार, तो वैलिन हो जाएगा इसका नाम। और इस ग्रुप को आइसोप्रोपिल ग्रुप बोलते हैं। प्रोपिल क्यों बोलते हैं? क्योंकि 3 कार्बन है, देखो मेथ एथ प्रोप, 2 कार्बन इधर 1 इधर, तो 3 कार्बन। अब अगर ऐसा हो जाएगी आर ग्रुप हमारा ब्यूटाइल ग्रुप हो जाए, तो ब्यूटाइल ग्रुप मतलब 4 कार्बन होंगे, 1 कार्बन दूसरा कार्बन, 2 है ना, 2 बेस में दिख रहा है, 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन, तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग? ल्यूसाइन बोलेंगे। तो बेसिकली यहाँ पर को क्या होता है, इस यूनिट को पूरा, पहले तो यहाँ तक तो पूरा सेम हो गए, एमिनो एसिड का यूनिट होगा कार्बन, ऊपर हाइड्रोजन, नीचे NH2, इधर COH, और इधर क्या छाप दोगे पूरा CH2 CH CH3 का होल ट्वाइस, जो आइसोप्रोपिल ग्रुप है हमारे पास। एक चीज आप लोग नोटिस कर रहे हो कि सारी एमिनो एसिड में, कि मैंने कहा था आर को सब्स्टिट्यूट करते जाने, हम लोग को आर अलग अलग ग्रुप मिलेंगे। जैसे देखो इस जगह मैंने आर के लगाया आइसोब्यूटाइल ग्रुप। आइसोब्यूटाइल मतलब ये 4 कार्बन है यहाँ पर को प्रेजेंट, 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन, ये देखो 2 कार्बन इसमें है, फिर 3 फिर 4, तो आइसोब्यूटाइल ग्रुप। और कार्बन रहेगा ही, हाइड्रोजन वैसा का वैसा छापना है, COH NH2, बस इतना याद करना है। इसके बाद आर को सब्स्टिट्यूट जैसे जैसे करते जाएंगे वैसे वैसे हमारा बनते जाएगा अलग अलग टाइप के एमिनो एसिड। एमिनो एसिड की कंडीशन क्या है? अल्फा कार्बन के साथ हाइड्रोजन होगा, एक आर ग्रुप होगा, आर की जगह कुछ भी यूनिट हो सकती है, NH2 ग्रुप होगा और COH ग्रुप होगा। तो अगर आर को मैं सेकेंडरी ब्यूटाइल ग्रुप, सेकेंडरी ब्यूटाइल की बोला 2 डिग्री यहाँ पर को हमारा कार्बन है, अगर ये सब्स्टिट्यूट कर दूं मैं आर की जगह, सबसे पहले एमिनो एसिड की स्ट्रक्चर देखो, ये देखो एमिनो एसिड की स्ट्रक्चर ये है, आर की जगह हम लोग सब लगाते जा रहे हैं। अब अगर बोल रहे हैं कि आर की जगह मैं क्या लगा दूं यहाँ पर को, ये 2 डिग्री वाला सेकेंडरी ब्यूटाइल ग्रुप, ब्यूटाइल की बोल रहे हैं 4 कार्बन है, 1 2 3 4, तो अगर इसको लगा दूं 2 डिग्री वाले को तो क्या बनेगा? देखो ये पूरा आर ग्रुप है इधर से इधर तक, और ये कार्बन हाइड्रोजन COH NH2 1 2 3 4, ये आइसोल्यूसाइन इसको बोलेंगे। अब अगर मैं क्या करूं, CH2 का और 4 और NH2 ग्रुप लगा दूं आर की जगह, तो क्या बनेगा देखना, ये हमारा लाइसिन बोलते हैं इसको। कार्बन वैसा का वैसा छापोगे, हाइड्रोजन वैसा का वैसा, COH वैसा का वैसा, NH2 वैसा का वैसा, बस इस ग्रुप को आर ग्रुप की जगह CH2 का होल 4 और NH2। लेकिन अगर मैं आर ग्रुप की जगह ऐसा लूं, COH ग्रुप लूं और CH2 का होल ट्वाइस लूं, तो क्या बनेगा देखना, पहले कार्बन वैसा का वैसा छापोगे, NH2 वैसा का वैसा छापोगे, COH हाइड्रोजन और उसके साथ CH2 का होल ट्वाइस और COH ग्रुप, तो ये बन जाएगा हमारा ग्लूटामिक एसिड। अब ग्लूटामिक एसिड क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि इस पे COH ग्रुप एक से ज्यादा बार प्रेजेंट है। अब देखो आर अगर मैं क्या कर दूं, सल्फर वाला ग्रुप लगा दूं SH, ऐसे आए SH CH2 ग्रुप है अगर प्रेजेंट, आर की जगह ये लगा दूं मैं C, हाइड्रोजन वैसा का वैसा छापोगे, COH NH2, अगर उसकी जगह CH2 और SS लगा दूं तो सिस्टीन इसको बोलेंगे। अगर R की जगह मैं क्या लगा दूं, फेनिल, और ये वाला फेनिल ग्रुप बोलेंगे ना इसको, बेंजीन की वजह से सब्स्टिट्यूट हो रखे, तो इसको फेनिल एलिनिल बोलेंगे। कब बोलेंगे? अगर मैं R की जगह क्या लगा दूं, CH2PH, कार्बन वैसा का वैसा, हाइड्रोजन COH, ये तो सब में कॉमन है ना, बस इसको याद रखना है आप लोगों को, तो फेनिल एलिनिल बोलेंगे। तो थोड़े बहुत एग्जाम्पल आप याद कर सकते हो। अब एमिनो एसिड के हम लोग नेमिंग कैसे करते हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट में बताया था मैंने, अगर OH राइट साइड होता है तो क्या कहा था मैंने कि उसको डी कॉन्फ़िगरेशन बोलते हैं, अगर OH लेफ्ट साइड होता है तो L कॉन्फ़िगरेशन बोलते हैं। फिर मैंने याद करने के लिए ये भी कहा था कि L फॉर लेफ्ट, याद करने के लिए कहा था, खाली मैंने अपने आइडिया से बता रखे। तो ऐसी अल्फा एमिनो एसिड में क्या होता है कि डी कॉन्फ़िगरेशन कब बोलेंगे, जब NH2 जो ग्रुप है हमारा वो राइट साइड पे होगा, और L कॉन्फ़िगरेशन कब बोलेंगे, जब NH2 क्या होगा, लेफ्ट साइड में होगा। एमिनो एसिड में, अल्फा एमिनो एसिड में NH2 ग्रुप राइट साइड है तो डी कॉन्फ़िगरेशन, NH2 ग्रुप लेफ्ट साइड है तो L कॉन्फ़िगरेशन। अब देखेंगे हम लोग, इसको अप्लाई करेंगे। NH2 ग्रुप राइट साइड है, देखो कुछ मत देखो, इसको देखो, NH2 ग्रुप राइट साइड है और हाइड्रोजन प्रेजेंट है, COH प्रेजेंट है, R प्रेजेंट है, तो हो गया ना कार्बोक्सिलिक एसिड, यहाँ एक कार्बन प्रेजेंट होगा, तो राइट साइड है तो डी एमिनो एसिड। अगर लेफ्ट साइड हुआ तो NH2 ग्रुप है, COH है, यहाँ पर कार्बन है, यहाँ हाइड्रोजन है, यहाँ R कोई भी ग्रुप हो सकता है तो R लिखे, हाइड्रोजन हो सकता है, CH3 हो सकता है, 2 बार CH3 हो सकता है, COH हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, तो L एमिनो एसिड। अब एमिनो एसिड को बेसिकली क्लासीफाई कैसे कैसे करा जाते हैं,
तो अलग अलग टाइप है उसके, एसेंशियल और नॉन एसेंशियल। जो एमिनो एसिड हम लोगों की बॉडी में नहीं बनते हैं उसको एसेंशियल बोलेंगे। द एमिनो एसिड, शॉर्ट में लिखे एमिनो एसिड विच कैन नॉट बी सिंथेसाइज्ड, जो एमिनो एसिड सिंथेसाइज नहीं होंगे बाय आवर बॉडी आर कॉल्ड एसेंशियल एमिनो एसिड। लेकिन नॉन एसेंशियल क्या होंगे, जो हमारे बॉडी में पहले से ही प्रेजेंट रहते हैं। द एमिनो एसिड विच आर सिंथेसाइज्ड बाय आवर बॉडी आर कॉल्ड नॉन एसेंशियल एसिड, एमिनो एसिड। हम लोगों को इसकी जरूरत बाहर से नहीं है, पहले से बॉडी में सिंथेसाइज हो जाते हैं। तो ये देखो, अब हमारा जो एमिनो एसिड है ना, उसमें देखो मैंने क्या कहा था कि कार्बन होगा एक अल्फा कार्बन, उसके साथ आर लगा होता है, आर कोई भी ग्रुप हो सकता है, हाइड्रोजन, COS और NH2। अब ये इसका ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि इस पे COS ग्रुप है तो एसिडिक इन नेचर क्यों होगा, क्योंकि H पॉजिटिव ही रिलीज कर सकता है। और बेसिक क्यों होगा, NH2 की लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे नाइट्रोजन के, तो उसकी वजह से बेसिक। एसिड क्या होता है, जो पॉजिटिव चार्ज रिलीज करे या हाइड्रोजन आयन रिलीज करे। बेसिक क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन्स को रिलीज करे या पॉजिटिव चार्ज को एक्सेप्ट करे, मतलब कि H पॉजिटिव को एक्सेप्ट करे। तो जो एमिनो एसिड है वो COH ग्रुप, कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप, और एमीन जो इस पे ग्रुप प्रेजेंट है NH2, इसकी वजह से क्या होता है, एसिडिक और बेसिक नेचर होता है। लेकिन अगर COH ग्रुप और NH2 ग्रुप अगर ऐसे एक एक ही बार प्रेजेंट है, एक बार COH और एक बार NH2, तो ये न्यूट्रल हो जाएगा। देखो एसिड और बेस क्या होता है, आपस में मिलकर सॉल्ट बना लेते हैं ना, तो ये सॉल्ट के फॉर्म पे पाया जाएगा। अब देखेंगे हम लोग एमिनो एसिड को, अगर हम लोग नेचर के बेसिस पे डिफाइन करना चाहें कि एसिडिक नेचर है, न्यूट्रल नेचर है, बेसिक नेचर है। देखो अगर कार्बोक्सिलिक एसिड एक से ज्यादा बार प्रेजेंट है एमिनो ग्रुप से, एमीन जो ग्रुप है NH2 वाला, उससे कार्बोक्सिलिक एसिड एक से ज्यादा बार प्रेजेंट है, तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग, कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप, मतलब कि एसिडिक एमिनो एसिड। अगर कार्बोक्सिलिक एसिड COH जो ग्रुप है वो NH2 ग्रुप एमिनो ग्रुप के बराबर है, तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग, न्यूट्रल, न्यूट्रल बोल देंगे। लेकिन अगर कार्बोक्सिलिक एसिड कम बार प्रेजेंट है, एमिनो ग्रुप ज्यादा बार प्रेजेंट है, मतलब कि COH ग्रुप कम है एमिनो एसिड में, NH2 ग्रुप ज्यादा है, तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग, बेसिक एमिनो एसिड। अब एसिडिक एमिनो एसिड के एग्जांपल देखना, जैसे ग्लूटामिक एसिड एक से ज्यादा बार COH प्रेजेंट होगा, एस्पार्टिक एसिड। और न्यूट्रल कब बोलेंगे, जब ग्लाइसिन होगा, एग्जांपल एलिनीन होगा, मतलब कि इसमें COH और NH2 बराबर है। एक COH है तो एक NH2 होगा, दो COH है तो दो NH2 होंगे, दो एमिनो ग्रुप होंगे। लेकिन अगर एमिनो ग्रुप ज्यादा हो, COH ग्रुप कम हो, जैसे लाइसिन हो सकता है एग्जांपल, तो उसको बेसिक बोलेंगे, बेसिक एमिनो एसिड। और आर्जिनिन। अब है नेक्स्ट पार्ट हमारा यहाँ पर को, अल्फा एमिनो एसिड कब बोलते हैं, तो कार्बन प्रेजेंट है, ये अल्फा कार्बन है हमारा। क्यों है, क्योंकि ग्रुप अगर प्रेजेंट है उसके बगल वाले कार्बन को, नेक्स्ट कार्बन को क्या बोलते हैं, एडजेसेंट, अल्फा कार्बन। तो ये अल्फा एमिनो एसिड है, मैंने पहले ही बताया आप लोगों को। आर कोई भी ग्रुप हो सकता है। तो जितने भी एमिनो एसिड है हमारे पास वो वाटर सॉल्युबल है। क्यों है वाटर सॉल्युबल, देखो एक तो COH ग्रुप है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन है, और नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन भी इलेक्ट्रोनेगेटिव है, और हाइड्रोजन प्रेजेंट है, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना सकते हैं वाटर के मॉलिक्यूल्स के साथ इजीली। तो ये क्या होते हैं, बेसिकली हमारा वाटर सॉल्युबल होते हैं, और हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से COH ग्रुप प्रेजेंट है, NH2 ग्रुप प्रेजेंट है, तो वाटर सॉल्युबल होते हैं जितने भी एमिनो एसिड है। जितने भी एमिनो एसिड है वो कलरलेस होते हैं, मतलब कि इनका कोई भी कलर नहीं होगा। जितने भी एमिनो एसिड होते हैं वो हाई मेल्टिंग सॉलिड होते हैं, मतलब सॉलिड फॉर्म में प्रेजेंट होंगे, सॉल्ट क्रिस्टलाइन सॉलिड होंगे, सॉल्ट के फॉर्म में होंगे, क्योंकि एसिड और बेस प्रेजेंट है एमिनो एसिड में, तो सॉल्ट बन जाएगा। अब क्रिस्टलाइन सॉलिड क्यों है, क्योंकि ज्यूटर आयन यहाँ पर को प्रेजेंट है। ज्यूटर आयन मतलब अगर एक ही मॉलिक्यूल के अंदर हमारा नेगेटिव चार्ज भी प्रेजेंट है, पॉजिटिव चार्ज भी प्रेजेंट है उसी टाइम पे को, तो इसको क्या बोल देंगे हम लोग, ज्यूटर आयन बोल देंगे। जैसे देखना ये हमारा क्या था, सबसे पहले ये देखो हमारे पास क्या है, एमिनो एसिड है। लेकिन अगर मैं क्या कर दूं इस पे पॉजिटिव चार्ज कैसे आएगा, अगर ये कार्बोक्सिलिक एसिड का H कहाँ चले जाए, NH2 के पास चले जाए एमिनो ग्रुप के बाद, तो ये क्या बन जाएगा, NH3 पॉजिटिव, और यहाँ क्या बन जाएगा, COO नेगेटिव, कार्बोक्सिल ग्रुप। और ये हमारे पास NH3 पॉजिटिव वाला यहाँ पर को चार्ज आ जाएगा, इधर COO नेगेटिव आ जाएगा, क्योंकि ज्यूटर आयन यहाँ पर को फॉर्म हो चुके हैं, तो इसी को ज्यूटर आयन बोलते हैं। देखो सेम एमिनो एसिड की तरह है, बस क्या करना है आप लोगों को, आर ग्रुप वैसा का वैसा रहने दो, या कोई भी ग्रुप लगाओगे जब, तो यहाँ से हाइड्रोजन हटा दोगे, एक हाइड्रोजन इस पे भेज दोगे, तो ये क्या बन गया हमारा, ग्लाइसिन। कब बनेगा, जब आर की जगह हम लोग हाइड्रोजन लगाएंगे। तो जो ग्लाइसिन होता है हमारा, उसमें कायरल कार्बन नहीं है, तो ये क्या होता है, ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है। तो ग्लाइसिन एक ऐसा एमिनो एसिड है जो ऑप्टिकली इनएक्टिव है, एक ऐसा एमिनो एसिड है हमारे पास। अब ज्यूटर आयन मैंने आप लोगों को बताया कि एक ही टाइम पे नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट है एक ही मॉलिक्यूल में। तो देखो NH3 पे पॉजिटिव है, क्यों है, क्योंकि COH का H पॉजिटिव इधर आया, तो H पॉजिटिव इधर आया, तो इधर पॉजिटिव चार्ज बढ़ गया, और इधर नेगेटिव बन गया, क्योंकि यहाँ से पॉजिटिव गया हुआ है। देखो अब जो हमारा ज्यूटर आयन होता है
अगर न्यूट्रल कंडीशन है तो ऐसा रहेगा, पीएच अगर 7 के बराबर या आसपास होगा तो न्यूट्रल कंडीशन में ऐसा रहेगा ड्यूटेरायन। लेकिन अगर अगर बेसिक मीडियम कर देंगे, मतलब कि OH नेगेटिव डाल देंगे, बेसिक मीडियम मतलब पीएच अगर 7 से ज्यादा हो गया तो क्या बन जाएगा, देखो RCH नेगेटिव NH2, तो ये बेसिक मीडियम में बनेगा, ये वाला मॉलिक्यूल यहाँ नेगेटिव भी होगा, RCH नेगेटिव NH2, ये बन जाएगा हमारा बेसिक मीडियम। और अगर एसिडिक मीडियम होगा, H पॉजिटिव डाल देंगे, पीएच अगर 7 से कम हुआ तो क्या बन जाएगा हमारा एसिडिक मीडियम में RCH NH3, COOH में कोई चार्ज नहीं, NH3 में आप लोग पॉजिटिव लगा सकते हो। तो देखो H पॉजिटिव जाएगा, आपको पता है कि H पॉजिटिव इधर जुड़ जाएगा, और इस तरीके से हमारे पास क्या बन जाएगा एसिडिक मीडियम में ये टाइप का मॉलिक्यूल। तो ड्यूटेरायन हमारा 3 अलग अलग फॉर्म में पाया जाता है। अगर न्यूट्रल कंडीशन है तो ऐसे, अगर बेसिक कंडीशन है तो ऐसे, पीएच अगर 7 से ज्यादा है, अगर पीएच 7 से कम है तो एसिडिक मीडियम में जो सॉल्यूशन का मीडियम होगा अगर एसिडिक है तो इस तरीके का हमारे पास क्या बन जाएगा, ड्यूटेरायन 3 फॉर्म में पाया जाएगा। जितना पीएच रहेगा सॉल्यूशन का उस हिसाब से ड्यूटेरायन भी हमारा 3 अलग अलग कैटेगरी में पाया जाएगा। अब होता है हमारे पास एक आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट। तो बेसिकली आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, तो मैंने लिखा रखा है यहाँ पर को। अगर पीएच की जो हमारी सॉल्यूशन की वैल्यू है जिसमें ड्यूटेरायन मूव नहीं करेगा, ऐसी वैल्यू पीएच की जब हमारा ड्यूटेरायन मूव नहीं करेगा किसी भी इलेक्ट्रोड की तरफ, इलेक्ट्रोड कैसा हो सकता है, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड हो सकता है और नेगेटिव इलेक्ट्रोड हो सकता है, तो ऐसा सॉल्यूशन का पीएच जब ड्यूटेरायन मूव ही नहीं करेगा, ये वाला पीएच मतलब 7 के आसपास का पीएच न्यूट्रल कंडीशन में, जब ड्यूटेरायन हमारा मूव ही नहीं करेगा, ना कैथोड की तरफ जाएगा ना एनोड की तरफ जाएगा, तो जब ड्यूटेरायन मूव ही नहीं करेगा तो हम लोग उसको क्या बोलेंगे, आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट। तो अगर पीएच हमारा सॉल्यूशन का 7 से ज्यादा है तो बेसिक मीडियम हो जाएगा, जो ड्यूटेरायन क्या दिखाएगा, बेसिक मीडियम दिखाएगा। और इस कंडीशन में क्या होगा, फिर पीएच अगर 7 से ज्यादा है तो इलेक्ट्रॉन डोनर की तरह बिहेव करेगा हमारा ड्यूटेरायन, मतलब कि कार्बोक्सिल आयन जनरेट हो जाएगा। कार्बोक्सिल आयन मतलब COO नेगेटिव आयन जनरेट हो जाएगा, ड्यूटेरायन पे नेगेटिव चार्ज आएगा, और नेगेटिव चार्ज किसकी तरफ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज की तरफ। तो नेगेटिव चार्ज आया किसी भी आयन बने नेगेटिव चार्ज का तो उसको हम लोग एनायन बोलेंगे, ड्यूटेरायन का एनायन, और वो हमारा एनोड की तरफ जाएगा, जो कि एनोड हमारा पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है बेसिकली। लेकिन अगर pH लेस देन 7 हो गया तो एसिडिक मीडियम हो जाएगा सॉल्यूशन का। अब उसमें ड्यूटेरायन को हम लोगों ने डाल रखा है तो क्या होगा, वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर की तरह बिहेव करेगा। एसिडिक नेचर कब बोलते हैं हम लोग, जब इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर हो, जब इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर हो तो उसको एसिडिक मीडियम बोलते हैं। तो कौन सा आयन बनेगा, एमोनियम आयन, NH3 पॉजिटिव आयन बनेगा। और ड्यूटेरायन के पास क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज होगा क्योंकि NH3 पॉजिटिव है। इस चार्ज की वजह से ड्यूटेरायन क्या करेगा, कैटायन की तरह बिहेव करेगा और नेगेटिव इलेक्ट्रोड की तरफ जाएगा ड्यूटेरायन हमारा। इसका मतलब नेगेटिव इलेक्ट्रोड को यहाँ पर को हम लोगों ने कैथोड ले रखा है और कैटायन हमारा कैथोड की तरफ जाएगा। तो इन चीजों को आप लोग पढ़ भी सकते हो, फिर समझ में आएगा। अब देखो कैटायन कहाँ जा रहा है, कैथोड की तरफ। कब जा रहा है, जब pH लेस देन 7 है, मतलब कि एसिडिक मीडियम। एनायन कहाँ जा रहा है, एनोड की तरफ। ये किसका कैटायन है, ड्यूटेरायन का। ये किसका एनायन है, ड्यूटेरायन का। और ड्यूटेरायन न्यूट्रल कब होगा, जब pH क्या है हमारा 7 के बराबर है लगभग। अगर pH 7 से ज्यादा है तो एनायन बनेगा ड्यूटेरायन का, वो एनोड की तरफ जाएगा। आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट कौन सा पॉइंट, जब pH लगभग बराबर है 7 के। अब देखो आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट को PI को हम लोग कैसे भी दिखा सकते हैं, ऐसा पीएच जब क्या होता है, नेट चार्ज ऑफ प्रोटीन इज इक्वल टू 0, जब प्रोटीन का जो नेट चार्ज है वो 0 के बराबर होगा। जो आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट PI है, जब पीएच का जो हमारा वैल्यू रहेगा वो लगभग 7 के बराबर होगा, तो ड्यूटेरायन ना कैथोड की तरफ जाएगा ना एनोड की तरफ जाएगा, क्योंकि उस पे पॉजिटिव चार्ज भी उतना ही प्रेजेंट है जितना नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट है। इसका मतलब ड्यूटेरायन क्या है, न्यूट्रल है, एम्फोटेरिक इन बिहेवियर है, एसिडिक भी दिखा रहा है, बेसिक भी दिखा रहा है। अभी ड्यूटेरायन में कोई भी चार्ज नहीं है, तो हम लोग आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट कैसे करके बता सकते हैं। तो हम लोग फॉर्मूला कैसे लिख सकते हैं आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट का, pk1 प्लस pk2 अपॉन में 2। K1 क्या होगा, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो हम लोग अभी रिएक्शन में देखेंगे, और K2 क्या होगा, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट दूसरे। ऐसे समझ लो, जैसे देखो मैं दिखाता हूँ यहाँ पर को, ये है हमारे पास रिएक्शन कहाँ की, ये रही। तो इसको मैं K1 बोल सकता हूँ, इस वाले इक्विलिब्रियम को, जब ड्यूटेरायन इधर आएगा K1, और इसको K2 बोल सकता हूँ। तो ये pk1 इस साइड बोल सकता हूँ, pk2 इस साइड। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फर्स्ट, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट सेकंड, ड्यूटेरायन के रिस्पेक्ट में। तो अब हम लोग देखेंगे pk1 और pk2 क्या है। अब इसको देखेंगे हम लोग, ये देखो यहाँ पर को लिखा भी है। तो आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट का फॉर्मूला है pk1 प्लस pk2 अपॉन में 2।
तो कोई भी एमिनो एसिड क्या होता है हमारा, नॉट एग्जिस्टिंग इन अनचार्ज्ड फॉर्म। जो भी हमारा एमिनो एसिड है वो कभी भी अनचार्ज्ड फॉर्म पे नहीं प्रेजेंट रहेगा। जैसे देखो ये हमारे पास ज्यूटर आयन है बेसिकली, अभी इस पे कार्बोक्सिल आयन प्रेजेंट है तो ये बेसिक मीडियम में बनेगा। बेसिक मीडियम में कार्बोक्सिल आयन बनेगा इस तरीके का ज्यूटर आयन से। तो OH नेगेटिव, ये हमारा ज्यूटर आयन कब है, जब उस पे नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों चार्ज प्रेजेंट है। लेकिन अगर बेसिक मीडियम में डाल दिया इसको ज्यूटर आयन को हम लोगों ने, तो K1 की तरफ शिफ्ट होगा इक्विलिब्रियम, और K1 इस इक्विलिब्रियम को बोलना है जब हमारा बेसिक मीडियम में कार्बोक्सिल आयन बनेगा। लेकिन अगर एसिडिक मीडियम में डालेंगे H पॉजिटिव तो क्या बनेगा, K2 की तरफ शिफ्ट होगा, मतलब कि यहाँ पॉजिटिव चार्ज आएगा इस ज्यूटर आयन की चेंज होने के बाद। K2 जब यहाँ पर कोई इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है इससे इधर शिफ्ट हो जाएगा H पॉजिटिव एसिडिक मीडियम में, तो एमोनियम आयन फॉर्म होगा। यहाँ कार्बोक्सिल आयन बन रहे हैं, यहाँ एमोनियम आयन बन रहे हैं एसिडिक मीडियम में। तो जो ये हम लोगों ने क्या लिख रखा है PK1 और PK2, इसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे, देखो जैसे कभी तो ऐसा हो सकता है कि PK1 की वैल्यू सीधे दी हो, कभी ऐसा हो सकता है PK2 की वैल्यू, दोनों की वैल्यू सीधे दी हो। अगर नहीं दी होगी तो K1 और K2 की वैल्यू दी होगी। ये जो हमारे पास K1 है, ये वाला इक्विलिब्रियम कांस्टेंट और ये वाला इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, इनकी वैल्यू दी होगी तो उसका माइनस लॉग कर देंगे। PK1 इक्वल टू माइनस लॉग K1, PK2 इक्वल टू माइनस लॉग K2। ज्यूटर आयन जो हमारे पास होगा अल्फा एमिनो एसिड का, उसमें बेसिकली एम्फोटेरिक इन नेचर होता है। वो एसिडिक नेचर भी दिखाएगा और बेसिक नेचर भी दिखाएगा। क्यों दिखाएगा, क्योंकि एमोनियम आयन और जो हमारे पास कार्बोक्सिल आयन बन रहे हैं, इलेक्ट्रोलाइसिस कर रहे हैं जब हम लोग ज्यूटर आयन का, तब। और अगर इलेक्ट्रोलाइसिस कर रहे हैं हम लोग ज्यूटर आयन का जब न्यूट्रल कंडीशन में है, तो ज्यूटर आयन हमारा ना कैथोड की तरफ जाएगा ना एनोड की तरफ जाएगा। क्योंकि ज्यूटर आयन में तो क्या है, अगर वो इक्विलिब्रियम कंडीशन में, जैसे यहाँ पर कोई है, ये जो ज्यूटर आयन है हमारे पास इक्विलिब्रियम कंडीशन में, तो क्या है इसके बाद पीएच जब 7 के आसपास है लगभग, तो एम्फोटेरिक नेचर है ये। कार्बोक्सिल आयन भी है और एमोनियम आयन भी है, तो नेगेटिव भी है पॉजिटिव भी है। तो इसका नेगेटिव इसको पॉजिटिव की तरफ नहीं जाने देगा, क्योंकि यहाँ पर कोई भी पॉजिटिव भी प्रेजेंट है, और इसका पॉजिटिव अभी नेगेटिव में नहीं जा सकता क्योंकि यहाँ पर कोई नेगेटिव भी प्रेजेंट है। तो ये इक्विलिब्रियम स्टेट है। तो यही इसी वजह से एसिडिक नेचर और बेसिक नेचर भी है। और इलेक्ट्रोलाइसिस करेंगे अगर हम लोग ज्यूटर आयन का, तो ना ही कैथोड की तरफ जाएगा ना ही एनोड की तरफ जाएगा, क्योंकि उसमें दोनों चार्ज प्रेजेंट है, पॉजिटिव भी नेगेटिव भी। एग्जाम्पल देखो, अगर हमारे पास क्या है, एलिनिन जो ज्यूटर है, ये एमिनो एसिड प्रेजेंट है, उसका अगर हम लोग आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट निकालना है तो कैसे निकाल सकते हैं, Pi इक्वल टू PK1 प्लस PK2 अपॉन में 2। तो कैसे आएगा, PK1 की जगह ये वैल्यू रखेंगे, PK2 की जगह ये वैल्यू, सॉल्व करेंगे 11.98 अपॉन में 2। Pi की वैल्यू लगभग 5.99, जिसको हम लोग 6 भी बोल सकते हैं। तो आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट आ गया हमारे पास। इतना आसान सा एक क्वेश्चन था। अब हमारे पास बेसिकली एक और टॉपिक है जिसको हम लोग बोलते हैं पेप्टाइड्स। अगर दो या दो से ज्यादा एमिनो एसिड आपस में जुड़े हुए होते हैं तो उस वो क्या बनाते हैं, पेप्टाइड्स बनाते हैं। और जिस लिंक से जो पेप्टाइड्स आपस में जुड़े हुए हैं उसको क्या बोलेंगे हम लोग, पेप्टाइड बॉन्ड बोलेंगे। अगर दो या दो से ज्यादा अल्फा एमिनो एसिड आपस में जुड़े रहेंगे तो वो क्या बनाते हैं, पेप्टाइड्स बनाते हैं। उसको हम लोग डाई पेप्टाइड, ट्राई पेप्टाइड, टेट्रा पेप्टाइड भी बोलेंगे। अगर दो अल्फा एमिनो एसिड प्रेजेंट है तो डाई पेप्टाइड, 3 प्रेजेंट है तो ट्राई पेप्टाइड, 4 प्रेजेंट है तो टेट्रा पेप्टाइड, ऐसे करके 4-5 है। लेकिन अगर 100 से ज्यादा प्रेजेंट है तो प्रोटीन से फॉर्म कर देते हैं। और पेप्टाइड्स जो फॉर्म होते हैं अल्फा एमिनो एसिड्स के जुड़ने से आपस में, वो आपस में जुड़े हुए होते हैं पेप्टाइड बॉन्ड्स की वजह से। जैसे देखो हमारे पास एग्जांपल है, ये ग्लाइसिन है एक अल्फा एमिनो एसिड, इसका स्ट्रक्चर आप ऊपर भी दे सकते हो। देखो कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप है, NH2 प्रेजेंट है और कार्बन और हाइड्रोजन प्रेजेंट है। एलिनिन कब बनता है, जब CH3 ग्रुप प्रेजेंट होता है, एक हाइड्रोजन होता है। NH2, हाइड्रोजन और COH सब में कॉमन रहेगा, अल्फा कार्बन ये सब में कॉमन रहेगा। तो ऐसे करके समझ सकते हो ये एलिनिन है। जब ये आपस में जुड़ेंगे तो देखो कैसे जुड़ेंगे, ये देखो ये हमारे पास क्या था, ग्लाइसिन, ये रहा ग्लाइसिन, इसको ऐसे लिखे है OH ग्रुप इस तरफ इसका कार्बोक्सिल, और ये हमारे पास एलिनिन है। तो ग्लाइसिन और एलिनिन जब आपस में रिएक्ट करेंगे तो वाटर का मॉलिक्यूल यहाँ से बाहर होगा, इसका हाइड्रोजन और इसका OH। तो ये जब जुड़ेंगे तो ये वाला जो NH ग्रुप है, इसका एमिनो ग्रुप जो था, उसका NH जो है इसके C डबल बॉन्ड वो कार्बोनिल ग्रुप से जुड़ेगा। तो बेसिकली इसी को पेप्टाइड बॉन्ड बोलते हैं, पेप्टाइड लिंक बोलते हैं। C डबल बॉन्ड O और NH, ये जो हमारे पास लिंकेज है इसको पेप्टाइड बॉन्ड। ये हमारे पास पहला अल्फा एमिनो एसिड था, ये दूसरा अल्फा एमिनो एसिड था ग्लाइसिन और एलिनिन, वाटर मॉलिक्यूल बाहर होगा तो डाई पेप्टाइड बना, क्योंकि दो एमिनो एसिड आपस में जुड़े हुए हैं।
और प्रोटीन अगर लार्ज पॉलीमर बनाते हैं, क्यों बनाते हैं? अल्फा एमिनो एसिड के बनाते हैं प्रोटीन्स। प्रोटीन्स क्या होते हैं? हमारे लार्ज पॉलीमर होते हैं अल्फा एमिनो एसिड के जुड़ने से जो बनते हैं। अगर स्मॉल स्मॉल पॉलीमर्स जो हैं उनको हम लोग पेप्टाइड्स बोलते हैं, जो जुड़ के पॉलीपेप्टाइड बनाते हैं। और पॉलीपेप्टाइड अगर बहुत ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट है उसको हम लोग प्रोटीन्स बोलते हैं। जो लिंक होता है इनके बीच में उसको पेप्टाइड लिंक या पेप्टाइड बॉन्ड बोलते हैं, जिससे पेप्टाइड आपस में जुड़े हुए हैं। और पेप्टाइड के अंदर कौन है? अल्फा एमिनो एसिड जुड़े हुए हैं। अब जो पेप्टाइड बॉन्ड है, मैंने पहले बताया कि CO और NH ग्रुप, ये किसी एक कार्बोक्सिल ग्रुप का होगा, ये किसी और कार्बोक्सिल जो कह रहा हूँ, ये एक एमिनो एसिड का होगा, ये दूसरे एमिनो एसिड का, आपस में जुड़ेंगे तो इस टाइप का ग्रुप बनेंगे, एमाइड ग्रुप। रेजोनेंस भी होते हैं यहाँ पर, डबल बॉन्ड है और लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है उसकी वजह से। तो ये अगर हमारे पास पहला अल्फा एमिनो एसिड है, इसमें से हाइड्रोजन निकला होगा, ये दूसरा अल्फा एमिनो एसिड है, R की जगह कुछ भी ग्रुप लगा सकते हैं हम लोग, तो वो वाला अल्फा एमिनो एसिड बनेगा। R की जगह कोई भी ग्रुप लगाएंगे तो वो वाला एमिनो एसिड। अगर नाइट्रोजन प्रेजेंट है इस साइड तो इसको N एंड बोलेंगे। अगर कार्बन प्रेजेंट है जैसे यहाँ पर है तो C एंड बोलेंगे। ये एक अल्फा एमिनो एसिड, ये एक अल्फा एमिनो एसिड, दोनों जुड़े आपस में, H2O बाहर हुआ होगा तो आपस में पेप्टाइड लिंक जो CONH ग्रुप बना, एमाइड ग्रुप, इससे जुड़ गए आपस में। तो अगर 2 एमिनो एसिड है डाइपेप्टाइड, 3 है तो ट्राई, 4 है तो टेट्रा, अगर बहुत ज्यादा एमिनो एसिड है तो पॉलीपेप्टाइड। तो अगर हम लोग पेप्टाइड का हाइड्रोलिसिस कर दें, मतलब कि ये जो हमारे पास पेप्टाइड फॉर्म हुए हैं, इसको अगर हम लोग वाटर से ट्रीट कर दें तो दोबारा से हमारे पास अल्फा एमिनो एसिड बन जाएंगे। ये लिखा भी है, हाइड्रोलिसिस ऑफ पेप्टाइड एमिनो एसिड बन जाएंगे। अब जैसे पेप्टाइड है, एग्जांपल देखो, N एमिनो एसिड से बना हुआ पेप्टाइड है, तो उसमें N-1 H2O डालेंगे, मतलब वाटर मॉलिक्यूल एक कम डालेंगे तो हम लोगों को एमिनो एसिड मिल जाएंगे। और जो अगर पेप्टाइड्स में N बॉन्ड अगर फ्री है, ये देखो NH2 है, NH3 टर्मिनल है, फ्री टर्मिनल ग्रुप है तो उसको N टर्मिनल बोलेंगे। मैंने बताया अगर N टर्मिनल फ्री है या NH3 पॉजिटिव भी हो सकता है तो उसको N टर्मिनल बोलेंगे। COH या कार्बोक्सिल टर्मिनल फ्री है तो उसको क्या बोलेंगे? C एंड या C टर्मिनल बोलेंगे। और बेसिकली ये हमारे पास पॉलीपेप्टाइड्स का स्ट्रक्चर है, देखो C डबल बॉन्ड O NH, ये पॉलीपेप्टाइड लिंक C डबल बॉन्ड O NH। अब ये जो R1 R2 ऐसे अल्टरनेट दूर दूर होंगे एक दूसरे से, R1 इधर है तो R2 इधर, R3 इधर, फिर R4 उधर, ऐसे चेन बनती रहेगी। अब ये क्यों है दूर दूर एक दूसरे से? क्योंकि भीड़ भाड़ कम हो करके ये इसको वो करेगा, क्या बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं, स्टेरिक एंट्रेंस होगा, मतलब कि ये इसको अच्छा नहीं मानते, इससे दूर जाना चाहते हैं, ऐसे समझ लो। स्टेरिक एंट्रेंस है जिसको हम लोग केमिस्ट्री में बोलते हैं। तो जो पॉलीपेप्टाइड से एक दूसरे के साथ जुड़ के बनेंगे, R ग्रुप एक का दूसरे के R ग्रुप से दूर रहता है तो अल्फा एमिनो एसिड जुड़े हुए हैं आपस में, ये एक अल्फा एमिनो एसिड, ये दूसरा अल्फा एमिनो एसिड, फिर तीसरा चौथा, ऐसे करके। तो आई होप कि आप लोगों को ये समझ में आई होंगी चीजें, आप लोग इसको देख सकते हो और नोट भी करते रहना और पढ़ते भी रहना। ये खाली बेसिक आइडिया था हमारा पेप्टाइड्स, प्रोटीन्स और अल्फा एमिनो एसिड के रिस्पेक्ट में। थैंक यू।